हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जो एक एवरेज इंडियन है उसके घर में मिनिमम जो उसकी बैंक बैलेंस होता है, पूरे फैमिली का जो बैंक बैलेंस होता है वो मिनिमम 2 लाख तो होता ही है। भले ही वो एक मिडिल क्लास आदमी हो या फिर अपर मिडिल क्लास आदमी हो तो उसके पास ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम कंडीशन में मान के चलता हूँ कि एक इंडियन फैमिली का जो बैंक बैलेंस होता है उसकी पूरी फैमिली का वो होता है पूरा 2 लाख रुपए। लेकिन वो क्या करता है ना कि हमेशा वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया हुआ रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई वो जो पैसा उसका 2 लाख रुपए वहां पर पड़ा है बैंक अकाउंट में जो पड़ा है उसके पीछे उसको 3% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई उस 3% के पीछे भाई जो महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है। मतलब उनका पैसा जो है 3% से बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उनका पैसा 3% से घट रहा है। तो वैसी कंडीशंस में उन लोग को क्या करना चाहिए? अगर उन लोगों को अपना 2 लाख रुपए 1 साल के अंदर 3 लाख या फिर उससे ज्यादा बनाना है तो उन लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास भी इतना कैपिटल है, 2 लाख या फिर 3 लाख या फिर 1 लाख भी रुपए अगर आपके लोगों के पास कैपिटल है और आप लोगों को उसके पीछे एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो आप लोगों को आज की इस वीडियो पूरी देखनी चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी की सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर लोग फॉलो करते हैं और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। बस फर्क इतना है कि मल्टी मिलियनर लोगों के पास एक कैपिटल काफी ज्यादा होता है, बल्कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास कैपिटल काफी कम होता है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि भले अगर आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप लोगों के पास मिनिमम 2 लाख रुपए आपकी फैमिली अकाउंट में तो होते ही है। तो अब जानते हैं कि आखिर वो पॉइंट्स क्या क्या है। देखो गाइस, जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड जैसे इसके नाम में ही पता चल रहा है कि आखिर ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई लोन ले रखा है बैंक से या फिर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का कोई बिल है जो आप लोगों को अभी कुछ ही दिनों के अंदर भरना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कोई घर का लोन है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे ले रखा है, शायद आपका कहीं पे बिजनेस है और वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे, तो वो आपका इमरजेंसी लोन है। मतलब आप लोगों को अभी वो रिसेंटली देना है। तो आप लोगों को क्या करना है ना कि मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप लोगों का जो वो रेंट आप लोगों को भरना है उस प्रॉपर्टी का, आप लोगों को उतना अमाउंट कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलता हूं कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब आपका विजन 5 साल या फिर उससे ज्यादा हो। हाँ, 2-3 साल का भी हो तो चल जाएगा, लेकिन 5 साल में आप लोगों को उसके पीछे अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों को भी कोई अभी इमरजेंसी फंड है तो उस फंड को आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करिए, उसको आप लोग बैंक में पड़े रहने दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप लोग उस फंड को अपने घर पे रखोगे तो भाई उसके पीछे कोई आप लोगों को ब्याज नहीं मिलने वाला। अगर वही पैसा अगर आपका बैंक में पड़ा है तो आप लोगों को उसके पीछे मिनिमम 3% का तो उसको रिटर्न मिल ही रहा है। और तो और आप लोगों को वो पैसा अभी कुछ ही दिनों में किसी को देना है भाई, तो वो घर में पड़े रहने से अच्छा है कि उसको बैंक में पड़ा रहने दो। क्योंकि क्या हो सकता है कि घर पे कब चोरी हो जाए, कब पैसे घूम जाए, कुछ बता नहीं सकते। हाँ, अगर वो पैसा बैंक में पड़ा है तो वो आपको बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग उस इमरजेंसी फंड को कभी इन्वेस्ट मत करो, उसको हमेशा बैंक में पड़ा रहने दो। तो अब बढ़ते हैं गाइस दूसरे पॉइंट की ओर, जो है पे डाउन डेब्ट। अब इसका मतलब समझते हैं कि भाई पहले ना आप लोगों को वो सारा कर्जा चुकाना है जो आप लोगों ने अपने बिजनेस या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है किसी से, उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन है मैं आप लोगों को भी बताता हूं। देखो गाइस, क्या होता है ना कि अगर आप लोगों ने अपना जो कर्जा है उसको पहले नहीं चुकाया और आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भाई ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप लोगों हो सकता है आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से पैसा कर्ज पे लिया है ना, और वो आप लोगों को चार्ज कर रहा है 15 to 20% पर ईयर, है ना। मतलब आप लोगों ने आज उससे 1 लाख रुपए लिए तो अब आपसे वो अगले साल 1,20,000 रुपए लेगा, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि भाई जो स्टॉक मार्केट या फिर जो एवरेजली जो रिटर्न्स मिलते हैं वो होते 8 से 12% से। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई आपका जो पैसा है, अगर आप लोगों को 12% की भी रिटर्न मिल रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो 8% से कम हो रहा है। आप भले ये सोच रहे हो कि भाई 8 या 12% का आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन भाई तुम लोग ये भी तो देखो कि 20% तो आप लोगों को किसी को ब्याज देने, आपने जो कर्जा लिया था अपने लिए उसके ऊपर आप लोगों को 20% किसी को ब्याज भी देना है। इसीलिए पहले आप लोगों को अपना कर्जा चुकाना चाहिए, उसी के बाद ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में इंटर होना चाहिए। हाँ, नो डाउट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज है, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल्स है या फिर आपके जो किसी प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो आप लोग सबसे पहले वो चुकाइए, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एंटर करिए। तो गाइस, जो मैं आप लोगों को अभी अगला पॉइंट बताने वाला हूँ वो लिटरली ना जादू है। मतलब तुम लोग भी सोचोगे कि भाई ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन वो लिटरली ऐसे एक चीज होती है जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ भाई ये तो पूरा जादू है, और वो है IRA और 401k।
अब समझते हैं कि IRA और 401k होता क्या है। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, अब जैसे इसके नाम में ही है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, मतलब ये पर पर्सन एक ही होता है, एक आदमी के 2 से ज़्यादा IRA अकाउंट नहीं हो सकते। तो भाई देखो इसमें होता क्या है ना कि आप लोगों को एट द एज ऑफ 20 या फिर उसके 20 के बाद आप लोगों को एक सर्टेन अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करनी होती है। वो मेरे ख्याल से अभी प्रेजेंटली $6,000 कुछ है, और ये IRA है अमेरिका का रिटायरमेंट अकाउंट है। मतलब इसमें आप लोगों को सर्टेन अमाउंट अपनी एक जमा करनी होती है पर ईयर, $6,000 आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने होते हैं, जमा करनी होती है, जो कि आप लोगों के रिटायरमेंट के काम में आएगी। अब मैं इसका बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल्स में होता क्या है इसमें। देखो आप लोगों को हर महीने उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, हर महीने आप लोगों को कुछ पैसे उन बैंक को देने हैं। तो उसमें होता क्या है ना कि जैसे आप लोग किसी और बैंक में अगर आप लोग पैसा जमा करते हैं, तो अगर आप लोग जब उससे पैसा निकालते भी हो तो उसके पीछे आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट लगता है, मतलब कुछ टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाते हैं अगर आप लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ हमेशा कि अगर आप लोग बैंक में पैसा पड़े रहने देते हो तो उसके पीछे आप लोगों को 3% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जब आप वो 3% उस पैसे को आप लोग विड्रॉ करते हो तो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट उसके पीछे थोड़ा ना थोड़ा टैक्स लगाती है। लेकिन जो IRA है ना, IRA जो बैंक अकाउंट है, जो IRA है रिटायरमेंट वाला, उसके पीछे क्या होता है ना कि आप लोगों को टैक्स बिल्कुल नहीं लगता भाई, बिल्कुल टैक्स फ्री है। अगर आप लोग एट द एज ऑफ 59.5 साल के बाद अगर आप लोग उसमें से पैसा विड्रॉ करते हो, मतलब आपकी जो रिटायरमेंट की परफेक्ट एज है ना गवर्नमेंट के हिसाब से। वैसे अब वैसे तो मैंने कई सारी वीडियोस बनाए कि 40 में रिटायर, 35 में रिटायर, 45 में रिटायर, लेकिन जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर्स, अगर आप लोग 59.5 साल के बाद उसमें से पैसा आप लोग विड्रॉ करते हो तो आप लोगों को उसके पीछे 1 रुपया भी, आप लोगों को 1 रुपया भी टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, वो पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों का एक IRA अकाउंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है कि भाई जो IRA है ना ये केवल अमेरिकन के सिटीजन्स के लिए। तो अब सवाल ये उठता है भाई कि इंडियन पब्लिक उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती क्या? तो भाई उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाओ उस साइट पे विजिट करो और आप वहां से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको एक बार रीड कर लो, तो आप लोगों के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं ये वीडियो IRA के बारे में नहीं बना रहा हूँ, उसके लिए मैं एक दूसरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप लोग उस लिंक से जाके देख सकते हो। समझते हैं दूसरी चीज जो है 401k। तो भाई इसमें क्या होता है ना कि पहले आप लोगों को थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें से क्या होता है ना कि 50% ऑलरेडी टैक्स में चला जाता है। ठीक है, 50% ऑलरेडी टैक्स में चला जाता है, और इसकी भी सेम एज लिमिट है 59.5। अगर आप लोग उसके पहले अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आप लोगों को क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत अमाउंट पेनल्टी के रूप में भी देना पड़ता है। मतलब आप लोग मान के चलो कि आप लोगों ने अगर $6,000 इसमें इन्वेस्ट करे रिटायरमेंट के लिए, तो आप लोगों ने अगर 59.5 साल के पहले अगर आप लोगों ने उससे पैसा निकाला है तो आप लोगों को उसमें थोड़ी बहुत पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर इसमें भी वही है, जो आप लोगों के इन्वेस्ट करे थे और जो थोड़ा बहुत टैक्स में कट गया था, और वही अमाउंट अगर आप लोग जब 59.5 ईयर के बाद आप लोग वहां से निकालोगे, जब आप वहां से वो पैसा विड्रॉ करोगे, तो जो आपको जो पहले टैक्स लगेगा उसमें भी आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस वो इंटरेस्ट आपका जो आधा अमाउंट जो बचा हुआ था उसमें जुड़ के आप लोगों को पूरा वापस मिलेगा। दूसरे भाषा में अगर मैं एकदम सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं तो ये ऐसा समझो भाई कि ये भी पूरा टैक्स फ्री है। बस आप लोगों को पेशेंस रखना है कि 59.5 ईयर्स मतलब जो आप लोगों ने रिटायरमेंट का सोचा था उसके बाद ही आप लोग यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। अगर आप लोग उसके पहले निकालते हो तो आप लोगों को उसके पीछे एक अच्छा खासा ड्यू देखने को मिलेगा, आप लोगों को ड्यू भरना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कोई देना चाहता। इसीलिए अगर आप लोग एक रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस होना काफी जरूरी है। गाइस जो अगला जो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप लोगों के पास 1-2 लाख रुपए और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो है आपका इंडेक्स फंड। अब समझते कि आखिर इंडेक्स फंड होता क्या है। देखो गाइस क्या होता है ना कि आप में से कई लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी खासी अच्छी सी नॉलेज होती नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो उससे क्या होता है ना कि गलत कंपनीज में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन हाँ, अगर तुक्के से अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है और आपने एकदम सही कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो आपका पैसा ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लेकिन ये भाई प्योर गैम्बलिंग हुई। तो इसके लिए क्या होता है ना कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 इंडेक्सेस होती है, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी, है ना। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां लिस्टेड है और सेंसेक्स के ऊपर 30 कंपनियां लिस्टेड है। तो इंडेक्स फंड क्या करती है ना, समझो कि एक ऐसी संस्था है जो आपसे पैसा लेती है और एक सेंसेक्स या फिर निफ्टी की जितनी भी कंपनीज है उनमें इक्वल अमाउंट में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए
इंडेक्स फंड में जमा किए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि जो 30 कंपनीज है सेंसेक्स के अंदर, तो जो आपका 1 लाख रुपए आप लोगों ने इंडेक्स फंड वालों को दिया था, तो उसका जो इक्वल अमाउंट सारी 30 कंपनियों में बट जाएगा। और दूसरी ओर अगर आप लोगों ने, आपका पैसा निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपका जो पैसा है, आप लोगों ने जो भी 1 या 2 लाख रुपए आप लोगों ने इंडेक्स फंड में दिया था, वो सारा 50 कंपनियों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अगर वो 50 कंपनियों को फायदा हो रहा है तो आप लोगों को भी फायदा होगा, अगर वो 50 कंपनियों को लॉस हो रहा है तो आप लोगों को भी लॉस झेलना पड़ेगा। तो ये था इंडेक्स फंड। भाई इंडेक्स फंड भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, SIP के बारे में इतना खास कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को भी इंडेक्स फंड करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हाई रिटर्न दे सकता है। और ऐसा जनरली देखा गया कि अगर आप लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आप लोग को भी पता है भाई कि स्टॉक मार्केट अगर आज गिरा है तो अगले महीने तक तो भाई उठ ही जाता है। और भाई तुम लोग खुद देखो ना, पिछले साल लॉकडाउन में निफ्टी कितनी ज़्यादा गिर गई थी, और जब वो बढ़ी है तो भाई 5 या 6 महीने में उसने पूरी रिकवरी कर ली है। इसीलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। सो नाउ कमिंग ऑन आवर लास्ट इन्वेस्टमेंट टिप, जो कि है स्टॉक मार्केट। भाई अभी तक की मैंने जितने भी आप लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट वाली टिप्स बताई है, उसमें सबसे जो सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट की टिप है वो है आपकी स्टॉक मार्केट। देखो गाइस, क्या होता है ना कि स्टॉक मार्केट में आप लोग कितनी भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हो ही जाता है कि उसके कारण जो मार्केट है वो पूरी गिर जाती है। जैसे कि अभी देख लो भाई, अभी रिसेंट की मैं बता रहा हूँ, क्या है ना कि मिस्टर जो पुतिन है, उन्होंने बोला है कि वो 19 तारीख तक, है ना, इस महीने की 19 तारीख तक यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं। तो अब ये उनका एक स्टेटमेंट के पीछे कितने लोगों का नुकसान होगा आप लोग समझ भी नहीं सकते। मतलब जो लोगों के, अभी जो मैंने पिछले बार जो वीडियो बनाई थी पिछले महीने, उसमें मैं आप लोगों को बता था कि ये जो आपका जो पोर्टफोलियो हिला हुआ है, वो क्यों हिला हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उसके कारण क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए थे, व्हीट के जो रेट है वो काफी हाई हो गए थे, इसीलिए आप लोगों को, और कई सारे फैक्टर्स है जिसके कारण स्टॉक मार्केट है जो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो अभी क्या हुआ ना कि जो मिस्टर पुतिन है, उनके एक ऐसे स्टेटमेंट के कारण आप लोग खुद देख लेना कि स्टॉक मार्केट में उसका कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए आप लोग कितनी भी फंडामेंटल, कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, अगर किसी बड़े प्रेसिडेंट ने या फिर किसी बड़े प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो उसके कारण स्टॉक मार्केट पे भी काफी भारी असर होता है। भले वो कंपनी के फंडामेंटल कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो, एक वॉर के कारण स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना ज्यादा असर हो सकता है, आप लोगों को उसका एक्सपीरियंस तो हो गई अगर आप लोग 1-2 महीने से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसीलिए मैं आप लोग को पहले ही बोल चुका हूं कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो सबसे रिस्की है भाई। तो इसीलिए मैंने अपनी काउंटडाउन में इसको सबसे लास्ट में रखा था। लेकिन स्टॉक मार्केट से आप लोगों को रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हाई रिस्क है तो आप लोगों को रिटर्न्स भी हाई ही मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये आज का जो डिस्कशन मैंने किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग को बताइए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा ना कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मेरे को थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी, और तो और मैं मोर इफिशिएंटली अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।